नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एजुसेट प्रसारण की कक्षा 8 की विज्ञान की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंध भाग 2। बच्चों, हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि किसान को बहुत सारी कृषि पद्धतियों को अपनाना पड़ता है कृषि के लिए, यानी खेती के लिए। हमने उसका प्रथम चरण देखा था जिसमें किसान ने मिट्टी की तैयारी की थी। अब मिट्टी तैयार हो गई है खेतों में, तो हम अब उसमें बीजों को बोएंगे। बीजों को बोने को बुआई कहते हैं। बीजों के बोने में हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें बिजाई के औजार कहते हैं। बीजों को बोते समय हमें 3 बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वह 3 बातें हैं: अच्छे बीजों का चयन, दूसरा हमें उन्हें उचित स्थान और दूरी पर बोना, और तीसरा पक्षियों से उनकी सुरक्षा। बच्चों, हमें अच्छे बीजों का चयन इसलिए करना होता है ताकि पैदावार अच्छी हो। यदि बीज स्वस्थ होंगे और सही तरीके से बोए जाएंगे तो किसान अच्छी पैदावार लेगा। अच्छे बीजों का चयन करने के लिए किसान फसल के लिए बाजार से अच्छे बीजों को खरीद कर लाता है, या वह साल में जब फसल की कटाई होती है तो कुछ बीजों को अपने पास रख लेता है, सुरक्षित भंडारण कर लेता है ताकि वह अगले साल अपने फसल को बो सके। अच्छे बीजों का चयन के लिए एक गतिविधि के जरिए हम जानेंगे कि हम बीज कैसे चुनते हैं। बच्चों देखिए, हमने कुछ धान के बीज लिए हैं। इस गतिविधि में हम इन धान के बीजों को पानी में डालेंगे। पानी में डालने पर हम देखते हैं कि कुछ बीज पानी पर तैर जाते हैं। देखिए, मैंने इनको हिला भी दिया, उसके बावजूद ये पानी पर तैर रहे हैं। ये जो बीज पानी पर तैर रहे हैं, ये इसलिए तैर रहे हैं क्योंकि इनमें से अधिकतर बीज खाए हुए यानी कीटों के द्वारा नष्ट किए जा चुके हैं। इनके अंदर धान नहीं है, इसलिए यह बीज खराब हैं। तो हम इस प्रक्रिया द्वारा चयन बीजों का करते हैं। आप जो बीज नीचे बैठ गए वह सुरक्षित बीज हैं, अच्छी उत्पाद वाले बीज हैं। जो बीज ऊपर तैर गए वह कीटों के द्वारा खाए गए बीज हैं। आपने देखा कि हमने किस तरह से बीजों का चयन किया। बच्चों, बुआई के लिए अब हम जिन औजारों का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है सीड ड्रिल। यह एक आधुनिक औजार है जिसमें हम सीड ड्रिल को ट्रैक्टर की सहायता से खींचते हैं। सीड ड्रिल यह सुनिश्चित करता है कि बीजों के बीच में उचित स्थान, उचित दूरी बनी रहे। साथ ही साथ वह मिट्टी से बीजों को ढक देता है जिससे कि पक्षी उसका नुकसान ना कर सके। पहले पारंपरिक औजारों के जरिए हम बीजों को बोते थे जिन्हें बैलों के द्वारा खींचा जाता था। बुआई के बाद जब फसल हमने खेत में बो दी तो हम अगले चरण पर पहुंचते हैं, यानी कि अब पौधों को हमें खुराक देनी होती है ताकि वह अच्छे से बढ़ सके। तो तीसरा चरण है हमारा खाद लगाना। बच्चों, खाद 2 तरह की होती है। एक प्राकृतिक खाद जिसे किसान स्वयं खेत में तैयार करता है, और एक होती है फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक, जिसे रसायनों के द्वारा फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, जिसे हम बाज़ार से खरीद कर लेकर आते हैं। दोनों का ही कार्य एक होता है, फसल को पोषक तत्व प्रदान करना। जो प्राकृतिक खाद है, जिसे हम मैन्योर भी कहते हैं, इसे किसान पूरे वर्ष अपने पशु अपशिष्ट और जो कृषि अपशिष्ट बचते हैं उनके द्वारा अपने ही खेतों में, अपने घर के आसपास तैयार करता है। आपने देखा ही होगा कि जब आप गांव से गुजरते हैं तो आपने खेतों के आसपास बहुत बड़े बड़े गोबर के ढेर लगे देखे होंगे। वास्तव में वह किसान के द्वारा अपना कृषि खाद तैयार किया जा रहा होता है। जब साल भर ये अपशिष्ट अपने आप सूक्ष्म जीवों के द्वारा
गल सड़ने के बाद में खाद का रूप ले लेता है। तो फसल से पहले हमेशा किसान इसे खेतों में डाल देता है, जिससे कि मिट्टी में ह्यूमस की परत को फ़ायदा होता है। ह्यूमस की परत वह उपजाऊ परत है जिसमें किसान अपनी फसल को बोता है। और उर्वरक वह फैक्ट्रियों में रसायनों के द्वारा तैयार किया जाता है। उर्वरक का फ़ायदा यह होता है कि जिस पोषक तत्व की आवश्यकता किसान को अपने खेत में है, उर्वरक सीधे सीधे उसी पोषक तत्व के रूप में हमें प्राप्त होता है। यदि किसान को अपने खेत में नाइट्रोजन की आवश्यकता है तो वह यूरिया का इस्तेमाल करता है। उर्वरक के उदाहरण हैं यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन उर्वरकों का इस्तेमाल करके किसान धान, मक्का और ज्वार बाजरा जैसी फसलों का उत्पादन करता है। बच्चों, उर्वरक और खाद मिलाने के अलावा भी मिट्टी में पोषक तत्वों की प्राप्ति की जा सकती है। यह तरीका कहलाता है फसल चक्रण का। फसल चक्रण में किसान एक समय में एक फसल प्राप्त करने के बाद दूसरी मुख्य फसल उगाने से पहले एक छोटी फसल बीच में लेता है, जिसमें कि फलीदार पौधे होते हैं। और हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि फलीदार के पौधों की गांठों में एक तत्व पाया जाता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। याद आया आपको? हाँ जी, उसमें एक जीवाणु पाया जाता है जिसे हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। यह जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है और नाइट्रेट पौधों द्वारा आसानी से अवशोषित की जा सकती है। इस प्रकार से एक मुख्य फसल से दूसरी मुख्य फसल के बीच में यदि फलीदार पौधे बोए जाते हैं तो हम इसे फसल चक्रण कहते हैं, जिससे कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जा सकता है। साथ ही साथ फसल के साथ में, मुख्य फसल के साथ में भी फलीदार पौधों को उगाया जा सकता है। और अगर किसान एक फसल के बाद कुछ समय के लिए खेतों को खुला छोड़ देता है, यानी उसमें कोई फसल नहीं लगाता, इससे भी मिट्टी की उर्वरक क्षमता को वापस प्राप्त किया जा सकता है। और जो खाद किसान ने खेत में तैयार करी थी उसके बहुत लाभ होते हैं। जैसे इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, यानी क्योंकि खाद मिट्टी में अच्छे से पानी को अवशोषित होने में मदद करती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण विनिमय सरलता से होता है, क्योंकि खाद मिट्टी को ढीला बना देती है। इससे मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। बच्चों, आपने देखा कि खाद और उर्वरक हम पोषक तत्वों के लिए प्रयोग करते हैं अपने खेतों में। आप लोग इसके अंतर को भी याद रखिए कि खाद और उर्वरक में क्या अंतर होता है। इसका प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है, हमें इसे भी याद करना है। आइए चलते हैं हम अगले चरण पर। अब हमने फसल को उगा दिया, फसल को बो दिया। अब हम अगले चरण पर जाएंगे, जो है खेतों में पानी लगाना, यानी कि सिंचाई करना। तो बच्चों, खेतों में पानी लगाने को हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई हम कई तरीकों से करते हैं, पर सिंचाई के जो स्रोत हैं वह हैं कुएं, जलकूप, तालाब या झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि। सिंचाई एक बहुत ही प्रमुख चरण है, क्योंकि पौधों को अच्छे से बढ़ने में पानी बहुत मदद करता है। सिंचाई के पारंपरिक स्रोतों में हम नदियों और झीलों से पानी को प्राप्त करते थे। सिंचाई के पारंपरिक स्रोत हैं मोट यानी गिरनी,
चेन पंप, ढेकली, रहट या उत्तोलक तंत्र। बच्चों, आपने गाना सुना है, सुन के रहट की आवाज़ें। तो रहट एक ऐसा यंत्र था जो कुएं में से पानी को बार बार आपके लिए ऊपर निकालता था। सिंचाई के आधुनिक तरीकों में हम पानी की बचत पे बहुत ध्यान देते हैं। आधुनिक तरीके हैं ड्रिप तंत्र और फव्वारा सिंचाई। ड्रिप तंत्र में पौधे की जड़ों तक बूंद बूंद सिंचाई यानी बूंद बूंद पानी पहुंचाया जाता है। छोटे छोटे पाइपों द्वारा मुख्य पाइप से पौधे की जड़ में एक एक बूंद पानी का गिरना पानी की बहुत बचत करता है। आप सोच सकते हो, जब किसान ट्यूबवेल के द्वारा खेत में पानी देता है तो वह पानी पूरे खेत में एक समान नहीं फैल पाता, परंतु ड्रिप तंत्र से खरपतवार को जाने वाला पानी या खेतों के बीच में खाली स्थान पे जाने वाला पानी की बचत होती है। यह उन इलाकों के लिए बहुत कारगर है जिन इलाकों में पानी की कमी होती है। साथ ही साथ फव्वारा सिंचाई, जो कि आपने पार्कों में देखी होगी, पार्क में जो घास लगी होती है उनके ऊपर छोटी छोटी बूंदों के रूप में, फुहारे के रूप में पानी को छिड़का जाता है। इससे भी बहुत पानी की बचत होती है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि फसल को उगाने के लिए पहले हमने मिट्टी को तैयार किया, फिर हमने उसमें बीजों को बोया यानी बुआई की, और बीज उगने के लिए हमने उसमें सिंचाई की। अब हमारे पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं, परंतु आपने फसल के साथ कुछ छोटे छोटे पौधों को भी उगते देखा होगा, जिसे किसान अपने हाथ के द्वारा या मशीनों के द्वारा निकाल देता है। तो आइए अगले चरण पर चलते हैं, जिसे कहते हैं खरपतवार से सुरक्षा। जो पौधे फसल के साथ अवांछित रूप से उग आते हैं उन्हें हम कहते हैं खरपतवार। खरपतवार से सुरक्षा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि खरपतवार एक खास कंपटीशन करता है आपकी फसल के साथ में। आपको पता है कि पौधा सूर्य का प्रकाश, जल को जड़ों से अवशोषित करता है और सूर्य का प्रकाश लेता है। जब अवांछित पौधे फसल के साथ उगते हैं तो वह उसमें हिस्सेदारी करते हैं। जैसे आपका टिफ़िन कोई बांट लेता है ना, बिल्कुल वैसे ही वह पोषक तत्वों और पानी को पौधे के साथ बांट लेते हैं, जिससे पौधा जो फसल था हमारे लिए ज़रूरी था वह सही तरीके से नहीं उग पाता, क्योंकि आधे पोषक तत्व हमारे खरपतवार को चले जाते हैं। तो खरपतवार से सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। खरपतवारनाशी वह रसायन होते हैं जिन्हें छिड़कने से फसल का नुकसान नहीं होता, परंतु खरपतवार खत्म हो जाती है। जैसे एक खरपतवारनाशी है 2,4-D। इसका प्रयोग किसान अपने खेत में टंकियों में भर के स्प्रे के रूप में भी करता है। साथ ही साथ आपने किसान को हाथों के द्वारा भी खरपतवार को निकालते हुए देखा होगा। खरपतवार को निकालने का सही समय होता है फसल में और खरपतवार में बीज और फूल आने से पहले, क्योंकि जो बीज आ जाता है वह खरपतवार को निकालते समय उसी खेत में गिर जाता है, जिससे खरपतवार उस खेत में बार बार उग जाती है। तो आपने देखा खरपतवार निकालना किसान के लिए क्यों आवश्यक है। अब हमारी फसल उगकर बहुत बड़ी हो चुकी है, उसमें फूल आने का समय हो चुका है, यानी उसमें बीज आने का, फल आने का समय हो चुका है। परंतु आपने देखा होगा कि कुछ फसलों में कीड़े लग जाते हैं। तो अब हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत होती है अपनी फसल को कीड़ों से, कीटों से और बीमारियों से बचाने के लिए। अगला चरण जो हम करते हैं वह है कीटों से सुरक्षा।
बच्चों, फसल को खाने के लिए बहुत तरह के कीड़े होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, हमें आँख से दिखाई भी देते हैं और नहीं भी दिखाई देते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो पौधे में जड़ के द्वारा आती हैं। कुछ पत्तों में आंतरिक रूप से आती हैं और कुछ पत्तों को खाने वाले कीड़े भी फसल के ऊपर आ जाते हैं। हमें इन्हें अपनी फसल से हटाने की आवश्यकता पड़ती है और यह कार्य किया जाता है कीटनाशी द्वारा। कीटनाशी ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें छिड़काव करने से हम कीटों को मार सकते हैं और अपनी फसल को उनसे सुरक्षित कर सकते हैं। कुछ कीटनाशी के नाम हैं मिथाइल पैराथियन, मेलाथियन, फोरेट। अब हमने फसल को देखा कि वह पककर तैयार हो गई, फसल लहलाने लगी और जब फसल सूख गई, पक गई, अब हम इसे काट लेंगे। तो अगला चरण है कटाई। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो हम फसल की कटाई करते हैं और साथ ही साथ मनाते हैं अपने कटाई पर्व, जो हमने पिछले भाग में भी देखे थे। घरों में भांगड़ा किया जाता है, बिहू किया जाता है। इस तरह के पर्व हम कटाई पर्व के रूप में मनाते हैं। कटाई के लिए भी हम कुछ औजारों का उपयोग करते हैं, जैसे हाथ से चलने वाली पारंपरिक औजार दरांती। आपने दरांती की सहायता से गेहूं जैसी फसल को काटते हुए देखा होगा, परंतु आजकल यह कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। यह मशीनें बहुत ही बड़े स्तर पर फसल की एक साथ ही कटाई करती हैं। साथ ही साथ फसल के बीजों को उनके भूसे से अलग भी करती हैं। कटाई के इन औजारों को हम कहते हैं कंबाइन। कंबाइन इसलिए क्योंकि वह 2 या 3 मशीनों को एक साथ संयुक्त रूप में एक मशीन में डाला गया है, इसीलिए हमने शब्द प्रयोग किया कंबाइन। कंबाइन में कटाई की मशीन और थ्रेशिंग की मशीन और साथ ही साथ जो भूसा या पराली बच जाती है उसको बांधने की मशीन भी होती है। परंतु उसके अलावा भी हाथ से कटाई भी की जा सकती है। अब फसल को हमने काट लिया, अब हमें इसका सुरक्षित भंडारण करना है। तो अगला चरण है सुरक्षित भंडारण। भंडारण के लिए हमें जो सबसे ज़रूरी होता है वह है फसल को सुखाना, क्योंकि गीली फसल में कुछ सूक्ष्म जीव पनप सकते हैं जो फसल को नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि किसान ने पूरे साल खेत में मेहनत करी, इतनी मेहनत के बाद जो फसल आई है उसे सुरक्षित तौर पर रखना बहुत ज़रूरी है। फसल की सुरक्षा के लिए हम उन्हें बड़ी बड़ी टंकियों में रखते हैं। जो अनाज हमारे घर में आया, जो बीज हमारे घर में आया, हम उसे बड़ी बड़ी टंकियों में भरकर रखते हैं। उन टंकियों को हम पहले सुखाते हैं, धूप लगाते हैं। साथ ही साथ जब हम बीजों को भी धूप लगाते हैं, सुखाते हैं, तब जाके हम उसमें सुरक्षित रूप से उसमें भरते हैं। उन्हें उसमें भरते समय हम नीम की पत्तियों का भी उपयोग करते हैं। नीम की पत्तियां उनकी कीटों से सुरक्षा करती हैं और उसके साथ साथ हम चूहों को भी देखते हैं फसलों को खाते हुए। चूहों से भी उनकी सुरक्षा हो जाती है, क्योंकि टंकियों में चूहे नहीं लग पाते, तो आपका अनाज सुरक्षित रहता है। बच्चों, आपने इस पाठ में सभी कृषि पद्धतियों को देखा। हमने फसल को बोया, उसकी कटाई की और साथ ही साथ उसका सुरक्षित भंडारण भी किया। बच्चों, कृषि में सिर्फ और सिर्फ अनाज उगाना ही नहीं होता, साथ ही साथ आप लोग कुछ जंतुओं से प्राप्त उत्पादों का भी भोजन करते हैं, जैसे शहद, अंडा, मीट, मांस, मछली। यह हम सब जंतुओं से प्राप्त करते हैं। इनका उत्पादन भी कृषि में आता है, जैसे पोल्ट्री फार्म,
शहद का उत्पादन, यह सब भी कृषि में ही हम पढ़ते हैं। बच्चों, आज आपने पाठ किया फसल उत्पादन एवं प्रबंध। आप इसके प्रश्न उत्तर के लिए अपने किताब की सहायता भी ले सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को भी देख सकते हैं। जिन प्रमुख शब्दों का प्रयोग इस पाठ में किया गया उन्हें भी दोबारा दोहराई के लिए देख सकते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों।